Hello everyone. Today we are going to start with the numericals of the chapter Government Budget, which mainly relates to the budget deficit and its three measures of or types, which are revenue deficit, fiscal deficit and the primary deficit. In the previous videos we have completed with the theoretical portion of this chapter. Now I am going to start with the numericals of this chapter. Now in the first numerical, the items are given, that is the tax revenue is given, capital receipts, non-tax revenue, borrowings, revenue expenditure, interest payments. All of you are clear with all these terms, I hope so, because we have done with all these terms in the budget deficit, and along with that their amount is given. What we need to find out is the revenue deficit, fiscal deficit and the primary deficit. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? In the first part we will calculate the revenue deficit. The first step to do the numericals is to write down the formula first of all. आपको पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट इज़ इक्वल टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें से हमने क्या डिडक्ट करना है? वी विल डिडक्ट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर? अब यहाँ पे देखो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, दैट इज़ गिवन टू बी रुपीज़ 80 करोड़. एंड व्हाट अबाउट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स? वो यहाँ पे आपको गिवन है? नो, इट इज़ नॉट गिवन, बट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ गिवन. अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है? एक तो आता है टैक्स रेवेन्यू. अगर आपको याद हो जब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स करे थे उस केस में हमने दो कॉम्पोनेंट्स मेन करे थे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, विच इंक्लूडेड टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू, और यू कैन से द रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तब हम क्या करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स की वैल्यू के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे. वी विल ऐड टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू टू गेट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अब टैक्स रेवेन्यू कितना है? 47. वी विल ऐड नॉन टैक्स रेवेन्यू दैट इज 10 इन इट. क्लियर? नाउ 80 माइनस 47 प्लस 10 इज 57. वॉट वी विल गेट इज, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 23, दैट इज रुपीज़ 23 करोड़. यह आपका क्या आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट. सिंपल. किस तरह से कैलकुलेट करा? फर्स्ट वी रोट डाउन द फॉर्मूला दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब टैक्स अगर आपको सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो आपने डायरेक्टली वो वैल्यू ले लेनी थी एंड यू विल डिडक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब इससे हमारे पास क्या आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट. नाउ द सेकेंड पार्ट वी विल कैलकुलेट इज फिस्कल डेफिसिट. अब फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स, या फिर इंडिविजुअली हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए, बट एक्सेप्ट बोरिंग्स. और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, फिस्कल डेफिसिट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू द borrowings of the government. In case in the question borrowings are given, you will directly take that value as the fiscal deficit. अब यहाँ पे आप देखो borrowings आपको given है नंबर 4 पे. The fourth item that is the borrowings is equal to 32 crores. So simply over here fiscal deficit is equal to rupees 32 crores. हमारे पास क्या आ गया? fiscal deficit की वैल्यू. सिंपल. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको क्वेश्चन में बोरिंग्स की वैल्यू गिवन है देन डायरेक्टली यू विल टेक फिस्कल डेफिसिट एज द बोरिंग्स विच इज़ इक्वल टू द रुपीज़ 32 करोड़. नाउ द थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट. अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू हमने अपने सेकेंड पार्ट में निकाली है, दैट इज़ 32 माइनस, अब इंटरेस्ट पेमेंट्स चेक करो यहाँ पे गिवन है आपको. येस इट इज़ गिवन. इंटरेस्ट पेमेंट्स इज इक्वल टू 20. तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू कितनी आ गई? 32 माइनस 20 इज इक्वल टू रुपीज़ 12 करोड़. क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गई? प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कैलकुलेट दीज न्यूमेरिकल्स. नाउ आई विल टेक अनदर न्यूमेरिकल. नाउ दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल. अब इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरिंग्स. अब इसका क्या मतलब है कि जो आपको कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन है उसमें बोरिंग्स इंक्लूडेड नहीं है. क्लियर?
द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर गिवन एंड द बोरिंग्स आर गिवन. अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ द बजट डेफिसिट विच इंक्लूड्स रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट. सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट. अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो यहाँ पे कितने हैं? 22,250 करोड़, राइट, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर गिवन एज 17,750. क्लियर? अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट ₹4,500 करोड़. ये आ गया हमारा फर्स्ट मेजर, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट विच इज इक्वल टू ₹4,500 करोड़. अब यहाँ पे मैंने करोड़ क्यों लिखा? बिकॉज द वैल्यूज आर गिवन इन करोड़. क्लियर? नाउ द सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट. नाउ एज वी नो अगर क्वेश्चन में बोरिंग्स गिवन हो तो हम डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल ले लेते हैं? बोरिंग्स के इक्वल. सो देयरफॉर ओवर हियर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स which is equal to 12,500 crore. Clear? So over here fiscal deficit is equal to 12,500 crore. Okay, I will explain you the calculation of fiscal deficit by using another formula. जो हमारे पास सारे components है, we are given with revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipts, as well as जो हमें capital receipt given है. अगर हमें directly given होता और borrowings नहीं given होते तो it might be difficult for me to calculate the fiscal deficit. But यहाँ पे जो आपको capital receipts given है, those are net of borrowings, मतलब उसमें borrowings included नहीं है, borrowings को उसमें से deduct कर दिया हुआ. Clear? So अब मैं आपको ये वाला formula use करके बताऊँगी किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एज वी नो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? माइनस टोटल रिसिप्ट्स. टोटल रिसिप्ट्स में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स बट अदर देन बोरिंग्स. ये फॉर्मूला होता है, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे. वो कैसे आएगा? RE दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज 22,250 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 28,000 माइनस टोटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो कितने हैं? 17,750 प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स जो हमें यहाँ पे गिवन है. कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरिंग्स वो कितने गिवन है? 20,000. अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी कैलकुलेशन. ओवर हेयर व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट ओवर हेयर इज 50,250 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट इज 37,750. राइट? यहाँ पे माइनस का साइन है और ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया. वी गॉट ओवर हेयर 37,750. अब इन दोनों को डिडक्ट कर दो, व्हाट यू विल गेट इज ₹12,500 करोड़. अब ये देखो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ करा जो मेन फार्मूला था, उससे भी वैल्यू कितनी आई? वी गॉट 12,500 करोड़. अब ये जो सिंपल हमने फिस्कल डेफिसिट इक्वल करा था बोरिंग्स के, उसमें भी कितनी वैल्यू आई थी? 12,500 करोड़. which means this can be calculated like this also and with another formula. If the capital receipts are given net of borrowings, या तो आपको given है capital receipts other than borrowings. Clear? अब मैं एक और आपको numerical solve करके बताऊंगी जिसमें आपको capital receipt के components अलग अलग given होंगे. Let's see that numerical now. Now this is a question given with only 3 components over here, 3 items over here, that is estimated total expenditure of the government, which is ₹1,50,000 crores. Second item is given as revenue receipts, which is 1,20,000, and non-debt capital receipts, which is 10,000. अब non-debt capital receipts का क्या मतलब? वो capital receipts गवर्नमेंट के जो कोई भी debt create नहीं कर रहे हैं, that is what we want. जो borrowings होती हैं, those are the debt creating receipts of the government जो हम कंसिडर नहीं करते हैं फिस्कल डेफिसिट में. और यहाँ पे आपको क्या गिवन है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब वो रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जो डेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं. और फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यू
चाहिए होती है. सो देयरफॉर वी विल कंसिडर दिस ऑल्सो. एंड वी नीड टू कैलकुलेट ओवर हियर इज फिस्कल डेफिसिट. किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 1,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे हमारे टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स. अभी जो हमें कैपिटल रिसिप्ट्स का गिवन है इट इज़ ऑलरेडी अदर देन बोरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हैं? नॉन डेट. मतलब ये लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसमें बोरिंग्स नहीं इंक्लूड है. एज वी नो कैपिटल रिसिप्ट में सिर्फ एक कॉम्पोनेंट है दैट इज़ बोरिंग्स, जो एक डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट है गवर्नमेंट का. क्लियर? सो यहाँ पे हम रेवेन्यू रिसिप्ट जिसकी वैल्यू 1,20,000 है, उसमें हम ऐड कर देंगे नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट दैट इज़ 10,000. तो कितनी वैल्यू आ गई? 1,50,000 माइनस 1,30,000 विच विल बी इक्वल टू ₹20,000. अगर करोड़ में वैल्यू है तो यहाँ पे करोड़ में. क्लियर हो गया? दिस वॉज द थर्ड न्यूमेरिकल जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करा? फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कैलकुलेट करी जब हमें क्या गिवन था? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स. Now let's consider one more numerical. Now this is a very simple and short numerical as it might come in your 1 marks questions. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक इसमें आपको गिवन है प्राइमरी डेफिसिट गिवन है विच इज़ ₹10,000 और साथ में इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है विच इज़ ₹8,000. अब यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है. अब फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है. प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. अब प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू हमें गिवन है ₹10,000 करोड़. फिस्कल डेफिसिट हमने कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें गिवन है 8,000 करोड़. तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ जाएगा? इस 10,000 में वी विल ऐड दिस 8,000 रुपीज़ प्लस 8,000 इज इक्वल टू ₹18,000 करोड़. आई होप दिस इज़ क्लियर. इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं. और किस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं? लाइक सपोज बोरिंग्स आर गिवन टू यू एंड यू नीड टू कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट. तो वो MCQs में मे भी आ जाएगा. तो वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? बोरिंग्स के इक्वल. क्लियर? अब जैसे न्यूमेरिकल में आपको आ सकता है कि आपने निकालना है बजटरी डेफिसिट. अब बजटरी डेफिसिट क्या होता है? एज वी नो बजटरी डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. तो टोटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और टोटल रिसिप्ट्स के लिए आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स. तो इस तरह से आप बजटरी डेफिसिट कैलकुलेट कर सकते हो. वन मोर थिंग, बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस होता है. बजटरी डेफिसिट में आपको हर तरह के रिसिप्ट्स को कंसिडर करना होता है, बट फिस्कल डेफिसिट में यू हैव टू कंसिडर कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स. कि बोरोइंग्स को डिडक्ट करके जो बाकी सब आपके पास रिसिप्ट्स होते हैं यू हैव टू कंसिडर दैट. या फिर फिस्कल डेफिसिट इज डायरेक्टली इक्वल टू द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. Now let's take some complicated numerical. One numerical is there. I would like to discuss that also with you. Okay, so students, this is the numerical given. In this, revenue expenditure is given, borrowings are given, revenue receipts are given, and along with that, interest payments are given as 25% of revenue deficit. And what we have to calculate? We have to calculate the fiscal deficit and the primary deficit. सबसे पहले एज वी नो जो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू द बोरिंग्स. यहाँ पे हमें डायरेक्टली गिवन है बोरिंग्स, तो फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल हो जाएगा? बोरिंग्स के इक्वल. सो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बोरिंग्स आर गिवन एज ₹15,000. if the values are given in crores you have to write down over here crores. Clear? And second one we need to calculate is primary deficit. अब primary deficit का formula क्या होता है? fiscal deficit minus interest payments. fiscal deficit तो हमने calculate कर लिया, but what we need now is the interest payment. अब interest payment कैसे given है? 25% of revenue deficit. अब revenue deficit हमें पहले calculate करना पड़ेगा. revenue deficit किसके equal होता है? revenue expenditure minus revenue receipts. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं? 70,000 एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर 50,000. कितनी वैल्यू आई रेवेन्यू डेफिसिट की? दैट इज़ इक्वल टू ₹20,000 करोड़. अब इंटरेस्ट पेमेंट किसके इक्वल है? इंटरेस्ट पेमेंट इज़ इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट.
which means 25 upon 100 multiplied by 20,000, which will be equal to 5,000 रुपीज़। क्लियर हो गया हमने किस तरह से इंटरेस्ट पेमेंट निकाले। इंटरेस्ट पेमेंट उन्होंने कहा था क्वेश्चन में 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, तो उसके लिए पहले हमने रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू कैलकुलेट करी। वो किस तरह से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इन सम क्वेश्चंस जो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू है वो आपको मे बी गिवन हो सकती है, तो आपने डायरेक्टली फिर वो वाली वैल्यू कंसिडर करके 25% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करके क्या वैल्यू आई हमारे पास 20,000 रुपीज़। तब 25 अपॉन 100 इंटू 20,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 5,000 करोड़। अब हम निकाल सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी है 15,000, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने हैं 5,000। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 15 माइनस 5 इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000 करोड़ इज़ योर प्राइमरी डेफिसिट। दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हमने। Okay, now hope with all these numericals you are clear with the concept and the formulas of the budget deficit. In case of any problem you can comment in the comment section box so that I can solve your queries related to these numericals or any other topic of this chapter. So with this our chapter is also completed, and the chapter was the government budget and the economy, and in board exams from this chapter 6 marks will be covered. इस chapter में से 6 marks का आपका board exam आएगा. So go through the videos of this chapter very much thoroughly so that each and every concept to you might be clear. Listen students, what you have to do is you have to imagine, you have to think as a government and you have to do this chapter. Only then the interest will be created by you in this chapter, otherwise you will not be able to understand what is there in the chapter. As I told you earlier also, ये जो सारे concepts हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सारे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है. वी गो थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स इन आर डेली लाइफ लाइक इन द न्यूज़ चैनल्स, और जब भी हम लोगों से बात करते हैं दे यूजली टॉक अबाउट द इकोनॉमी, and that is what we are studying in this subject. So you need to create interest in this chapter so that all the concepts, all the things, all the terms which you hear in your daily life might be clear to all of you. So thank you so much students.